नमस्ते साथियों। तो आज बात करेंगे मराठा साम्राज्य के ऊपर और जानेंगे कि किस तरह से भारत के अंदर मराठा साम्राज्य ने इतनी बड़ी रियासत जो मुगलिया सल्तनत थी, किस तरीके से उसने परेशान कराया और इतने ज्यादा तंग कर लिए कि औरंगजेब का खजाना बहुत ज्यादा नुकसान होने लग गया। इस तक तंग आकर के उसने जजिया कर को पुनः लगा दिया, जो कि अकबर के द्वारा बंद कर दिया गया था। 115 साल के बाद दोबारा जजिया कर लगाने पर मजबूर हो गया औरंगजेब, क्योंकि उसका राज में या उसका राजपाट में इतना नुकसान हो गया था। मराठा था लड़ते लड़ते धन की इतनी नुकसान का सामना करना पड़ा उसने कि जजिया कर पुनः लगाना पड़ गया। आज पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा कौन थे सबसे पहले तो ये जानेंगे। सिसोदिया वंश के थे, मराठा थे। मराठा यानी कि राजपूत, राजपूत थे। राजपूत मराठा। मराठा वंश की जो स्थापना थी शिवाजी महाराज ने शुरू करी थी, जिनका जन्म 20 अप्रैल 1627 में हुआ था। अगर बात करा 20 अप्रैल 1627 में पुणे के निवेश्वर कोई नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। पुणे, निवेश्वर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में एक बार थोड़ी सी आप बेसिक डिटेल ले लेवा, ताकि यह क्लास पढ़ने में अपने आसानी हो जाएगी। पिताजी का नाम शाहजी भोसले, जीजाबाई। सौतेली माँ थी इनकी ताकाबाई। जैन की एक नॉर्मल सी अपन जानकारी ले ली, ताकि अपन पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। शिवाजी महाराज बहुत ही खूंखार योद्धा थे, बहुत शक्तिशाली थे, समझदार थे, चतुर थे। इन्होंने इतनी बड़ी मुगलिया सल्तनत का नासा में दम दे रखा था, और इनके पास कोई भी औरंगजेब की तरह विरासत में मिला हुआ इतना बड़ा साम्राज्य या कुछ शाही राज ठाट नहीं था। सिर्फ एक नॉर्मल सा परिवार थे, विलोम कराया करते। अगर इनके पिताजी की बात करें, शाहजी भोसले थे, जो एक अहमदनगर जगह पर किसी के यहाँ जॉब करते, छोटी मोटी नौकरी कराया करते। फिर उसको ऊपर भी मुगलों ने आपका अधिकार जमा लिया था अहमदनगर के ऊपर। उसके बाद वे सब कुछ छोड़ के ने अपना कारोबार बीजापुर में ले गए, और बीजापुर में जाके ने फिर कोई छोटी मोटी नौकरी करने लग गए। शिवाजी महाराज शुरू से ही युद्ध कला में बहुत ही ज्यादा होनहार छात्र थे। इन्होंने सोचा कि किस तरह से अपना राजपाट या अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए, और जो आतंकवाद फैल रहा मुगलों का, मुगल धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा अपना कर ध्यान लग रहे थे, किस तरह से इससे राहत मिल सके। एक बार इसने साफ कर देते हैं। बहमनी एक देखते हैं यहाँ पे, जैसे नीचे का मैप, बहमनी और विजयनगर इधर ही था। बहमनी जैसे कि बहमनी और विजयनगर, इनके अंदर फूट पड़नी शुरू हो गई थी, और उत्तराधिकारी का चक्कर में इनके बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे थे आपसरी में। और बहमनी 5 हिस्सों में बट गया था, अलग अलग ही हिस्से हो गए थे बहमनी के अलग अलग हिस्से होने का कारण मराठा ऊपर जो इतने नॉर्थ इंडिया में मुगल बैठे थे, उन्होंने पूरे जितने बहमनी के राज्य थे इनके सबके ऊपर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। बहमनी की अगर उनके हिस्से की बात करा, कितने हो गए, 5 हिस्से हो गए थे। 5 हिस्सा में ये थोड़ा सा समझने के लिए है, अहमदनगर और बिराद,
गोलकुंडा, बीजापुर और बराद, ये 5 थे। इन 5 के ऊपर मुगलों का जो था अधिकार होना शुरू हो गया था। लेकिन जो शिवाजी छत्रपति महाराज की जब आप बात करने लग रहे हैं, उन्होंने जो अहमदनगर था, अहमदनगर का एक शासक था, गुरिल्ला युद्ध प्रक्रिया सीखी थी। गुरिल्ला आक्रमण किस तरह कराया जाया करता, जिसके बारे में इन्होंने नॉलेज ली थी कि एक छोटी सी सेना का सारे तक किस तरह था बड़ी सेना ने हराया जा सके। यानी कि एक छोटी सी सेना की टुकड़ी ना पे जंग का मैदान में छोड़ देवांगे और सेना धीरे धीरे पीछा आती रहेगी और दुश्मन की सेना अपनी ओर आगे बढ़ती रहेगी। फिर एक घेरा बना के ना पे दुश्मन की सेना ने चुगर देते एर लेवांगे। या थी या गोरिल्ला आक्रमण करने की पद्धति या सीखी थी इन्होंने अहमदनगर का शासक थे। और सबसे पहले यह सीखने के बाद इन्होंने किस पर कराया, बीजापुर पर हमला करके ने बीजापुर को अपने अधीन कर लिया। जो बीजापुर मुगलों के द्वारा छीन लिया गया था बहमनीपत है, इसको कर लिया। मुगला के इन्होंने धीरे धीरे क्या करा, बीजापुर पर कराया, फिर को किले जीत लिए, मनोबल बढ़ा, पैसा आया और सेना बढ़ी। इसका इनका लगाव होने लगा इस चीज के प्रति, सेना बढ़ने लगी थी, पैसा आना शुरू हो गया था, किले इनका कब्जा में हो गए थे, मनोबल बढ़ गया था। फिर तो ये मुगला के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ेंगे, आप आगे देखेंगे इस चीज ने। एक चीज आप देखने की है, नॉर्थ में बैठे थे मुगल और साउथ की अब बात होने लग रही है। साउथ में तो इतनी दूर आगरा दिल्ली तो चल के ना मुगल आया कर दे और बहमनी के जितने किले थे उनको जीता कर दे, थकार के जाया कर दे। उनको तुरंत बाद ही शिवाजी महाराज इनके जो बहमनी पर ये कब्जा करा दे, इसको उल्टा ये कर कर दे। शिवाजी महाराज ने इनके 35 किले अपने अंडर में कर लिए थे, 35 किले इनके जीत लिए। 35 इनकी बहुत बड़ी रियासत के मालिक बन गए थे शिवाजी महाराज। 35 किले मुगलों के इन्होंने जीत लिए थे। इस हद तक मुगलों को परेशान कराया कि औरंगजेब ने नॉर्थ में तो उठ के न खुद न साउथ में आना पड़ा था शिवाजी तो लड़न खातर। इतनी ज्यादा परेशानियां का मुगलों ने सामना करना पड़ गया। 1657 में पहली बार मुलाकात हुई थी औरंगजेब की शिवाजी महाराज के साथ में। संधि वगैरह करने की भी इन्होंने बात करी थी, लेकिन इन्होंने संधि करने तक मना कर दिया था साफ साफ कि भाई कोई तेरे साथ समझौता नहीं होगा, जो तन्ने कराया है यो तेरे के लिए हासिल करांगे। औरंगजेब बहुत हद तक परेशान हो चुका था शिवाजी महाराज की इन हरकतों तक, क्योंकि इन्होंने मुगलों ने जितनी भी मेहनत जो किले वगैरह छीने थे ना, उसके ऊपर करा बस सारे पर पानी फेर दिया था शिवाजी महाराज ने। इनके 35 किले अपने किले थे जो अपने अंडर में कर लिए थे और बुरी तरह से मुगल सेना को पीट पीट के न भगा दिया था। औरंगजेब बहुत ज्यादा परेशान हो गया। औरंगजेब किससे परेशान हो गया, शिवाजी महाराज से। तो इन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने इनसे बदला लेने खातर या उनको सबक सिखाने खातर शिवाजी महाराज थे बीजापुर का एक शासक सेनापति था जो औरंगजेब का, उसको भेजा। अफजल को भेजा, अफजल खान की हाइट 7 फुट की थी और बहुत खूंखार शक्तिशाली था वो व्यक्ति। 7 फुट की हाइट, अगर इसकी बात करा 7 फुट की हाइट का साथ में वो आया। और शिवाजी महाराज की इसका मुकाबला काफी छोटी हाइट थी। इसने गुरूर था अपना आप के बीच के मार दूंगा, क्योंकि वो इंसान ने आपकी बाह में जकड़ के न बाजुओं का दम ही उसका दम घोट के न मार दिया करता, इतना खूंखार और शक्तिशाली आदमी था। संधि का बहाना गया था शिवाजी महाराज से मिलने खातर, लेकिन शिवाजी महाराज ने पूरा यकीन था कि ये लोग आपका गद्दी का चक्कर में आपका बाप की गर्दन काट सके, भाई की गर्दन काट सके, तो ये मेरे तक की सुतरा बर्ताव करेंगे। तो वो पहले ही अपनी तैयारी के साथ में इनते संधि करने खातर गई थी। अपने हाथों में एक पंच जैसा कुछ पहन रखा था जो साइड तक अगर देखा तो अंगूठियों की तरह लगता था, और लेकिन अंदर से कुछ नुकीला लोह का धार पहनी कुछ हाथों के साथ था। तो जैसे अजबल खान ने संधि कर ली, हाथ मिला लिए सारे काम होंगे, फिर गले लगने लग गया। और गले लग के यदि वो अपनी हरकत पर आया, इसने जकड़ मजबूत करी, तो शिवाजी महाराज ने आपकी मुट्ठी खोली और पाड़ दी इसकी साइड में, तो पसड़ी कि जो आंतें बाहर निकाल दी। और वो 7 फुट का इतना खतरनाक जो अपना योद्धा समझा करता है वो मार दिया शिवाजी महाराज ने। इस बात की खबर औरंगजेब ने लगी। औरंगजेब ने बड़ा ही गुस्सा और छो उठा, आग बुलबुला हो गया कि मेरा इतना होनहार खतरनाक योद्धा मार दिया उसने शिवाजी ने।
तो इसमें उसने मैं छोड़ दूंगा, देखूंगा, बस चीर दूंगा और पाड़ दूंगा। औरंगजेब ने फिर आपका एक और खतरनाक योद्धा, दमदार सियासत खान को भेजा। सियासत खान को भेजा औरंगजेब ने दोबारा, और सियासत खान भी बड़ा ही खतरनाक दमदार था। सियासत खान औरंगजेब का मामा है, जो आगरा की गद्दी संभाला करता। इसको ऑर्डर दिया था, तू जा, अब तू जाके ना भाई और शिवाजी का मुकाबला कर। सियासत खान ने आके न अपनी चतुराई थे पुणे के किले पे हमला बोल दिया और पुणे के किले को अपने अंडर कर लिया। पुणे का किला अंडर होने का बाद तो शिवाजी महाराज के भी फिर पसीने छूटने शुरू हो गए थे, क्योंकि उनका वो फेवरेट किला था। महाराष्ट्र की बात है यहाँ, पुणे महाराष्ट्र। फिर तो औखा हो गया था, फिर उन्होंने बड़ी चतुराई थे वो कुकर हासिल करेंगे। सियासत खान की मदद खातर औरंगजेब अपना एक और प्रिय मित्र है जसवंत सिंह ने भेजेगा। जसवंत सिंह इसमें थोड़ी गद्दारी करेगा औरंगजेब का साथ में, और इनका साथ दे देगा, वो क्या बोल रहे हैं, शिवाजी महाराज का साथ देगा। और जिसकी बदौलत यह अपन एक वीडियो भी डाल रखी थी, पूरी की पूरी है, सियासत खान किस तरह से पुणे का किला पर हमला करेगा और जसवंत सिंह किस तरह से मदद कर देगा शिवाजी महाराज की। और शिवाजी फिर संधि का बहाना, पुरंदर की संधि होगी 1665 में हो रहा है। पुरंदर की संधि होने के बाद एक बार लिख लिया तो जसवंत सिंह आओगा, जसवंत सिंह किसकी मदद खातर, सियासत खान की मदद खातर। लेकिन जसवंत सिंह औरंगजेब तो पहले बतेरा चिड़िया करता। जसवंत सिंह ने क्या करा, शिवाजी महाराज का साथ दे दिया और बता दिया कि सर इस तरीका था पे युद्ध ने एक संधि का माध्यम से सोल्व कर सका हाँ, और आप जाके ना आगे औरंगजेब से बात कर लियो, पुरंदर की संधि इनके बीच में होगी। सियासत खान भारी पड़ गया था शिवाजी महाराज पर, और इनके बीच में जो संधि हुई थी, उन संधि में यह बात हुई थी कि आपने 35 किले मुगलों के जीत लिए हैं, उनमें तो 23 किले वापस दे दो। 23 किले वापस मांग लिए, और दूसरी शर्त यह रखी कि आप आगरा जाओ, औरंगजेब से मिलो, माफी मांगो, और उनके बीच में जो भी गठबंधन होगा उस पर आप दोनों खड़े उतरियो। ये बात इनके बीच में होगी। और शिवाजी महाराज ने कह दिया था कि भाई मैं औरंगजेब के पास जाऊंगा, क्योंकि उनको पता है यार जो इंसान आपका भाई का नहीं हुआ, आपका बाप का नहीं हुआ, वो मेरा केस सगा हो जाएगा, कि वो अगर मैं चला गया मेरे को गिरफ्तार कर लेगा। तो हालांकि हार तो भी चुके थे, लेकिन फिर भी इनकी जानी मजबूरी थी कि अगर मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर दिया तो जसवंत सिंह ने वादा कराया था कि ना को नहीं होगा इस तरह का, मैं अपने वो करूँ, वचन देहूँ। लेकिन औरंगजेब अपनी हरकत बाज जाने वाला कौन नहीं था। जब शिवाजी महाराज औरंगजेब तक आगरा मिलने खातर गए तो औरंगजेब ने बहुत ही बुरा व्यवहार इनके साथ किया था, और साथ में इनका एक पुत्र था संभाजी, वो भी साथ में गए थे। औरंगजेब ने दोनों शिवाजी को और संभाजी को दोनों को कैद कर दिया। जसवंत सिंह ने इस बात का बड़ा धक्का लगा, क्योंकि इनके विश्वास के दम पर भी उड़े गए थे। लेकिन औरंगजेब की आंखों में धूल झोंक के ने शिवाजी महाराज और संभाजी दोनों जेल से रिहा हो गए ने और भाग आए थे। और आके न जिस कारण इनको कैद कराया गया था 1664 में सूरत पर हमला करके ने शिवाजी महाराज ने सूरत का जो किला था उसको कैद कर लिया था। और सूरत गुजरात का जो हिस्सा है यो इनकम का बहुत मुख्य स्रोत होया करता, मुगला खातर भी और अंग्रेजा खातर भी आगे होया है। लेकिन सूरत पर हमला करने के बाद औरंगजेब ने बड़ा गुस्सा आया था, और औरंगजेब ने स्पेशल शिवाजी महाराज ने तो जब मिलने गया था शिवाजी, तो शिवाजी ने पर्सनली यह बात कही थी, अच्छा तूने सूरत भी कब्जा में कर लिया, 35 किले तो करे जो करे, क्योंकि उन 35 किलियां की इतनी ज्यादा खास अहमियत नहीं थी सूरत के मुकाबले में अकॉर्डिंग टू सूरत। नहीं तो वे भी बहुत चीज अहम चीज है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सूरत बहुत ही, भाई सूरत तो वाकई में इनकम का स्त्रोत था। शिवाजी महाराज और संभाजी जो तो छुट के आए जेल में, थे छुट के नहीं आए, औरंगजेब की आंखों में धूल झोंक के आए। तो उन्होंने आते ही सबसे पहले यो काम कराया, 1670 में आके न दोबारा तक सूरत जीत लिया, ले लिया। दुश्मन जिस चीज तक जड़दा और वो ही काम करने में मजा तो अलग ही होगा, दुश्मनी बराबर की होनी चाहिए। तो औरंगजेब और शिवाजी की दुश्मनी बराबर की होगी। औरंगजेब बड़ा ही इस बात धक्का लगा औरंगजेब का कि भाई कुकरे भी हो इब तो मैंने शिवाजी तक धूल चटानी पड़ेगी, इस खातर यो किसी भी हद तक जा सका था। तो इब
1670 में सूरत जीत लिया था शिवाजी महाराज ने। अब शिवाजी महाराज अपना जो मुख्य काम है वो करवाओगे अपना राज्याभिषेक, क्योंकि इन्होंने अब तक राज्याभिषेक करने का मौका ही नहीं मिला था। सारा जीवन इनका सिर्फ इन युद्धों में ही निकल गया था, सिर्फ अपना राजपाट संभालने में ही निकल गया था, क्योंकि इनकी विरासत में ऐसी कोई चीज नहीं मिली थी कि सीधा आके इसने गद्दी पर बैठना पड़ा, जिस तरह था औरंगजेब ने बनाया बनाया साम्राज्य मिल गया था। 1674 में राज्याभिषेक, राज्याभिषेक होगा। और 1674 में राज्याभिषेक हुआ है। 1680 में इनकी मृत्यु हो जाएगी शिवाजी महाराज की। शिवाजी महाराज की 1680 में मृत्यु हुई। आपका एक ध्यान हो सन एक और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी। औरंगजेब मरेगा 1707 में, शिवाजी महाराज मर गए थे इन तक कुछ साल पहले। अब औरंगजेब तो आपकी गद्दी पर बैठा है, शिवाजी महाराज के निधन होने के बाद तो फिर जो मराठा का जो पद था वो खाली होगा। अब इनका बीच में उत्तराधिकारी जो झगड़े होने शुरू, झगड़े तो नहीं हुए, उत्तराधिकारी का बदल जाएगा और औरंगजेब ने मौका मिल जाएगा मुगलों तक नीचा दिखाने का। इसके बारे में देखेंगे एक बारी, उत्तराधिकारी को ऊपर बात कर ले। वहां उत्तराधिकारी के बारे में समझना अपने खातिर बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अपन मराठा और पेशवा का बेरा चलेगा। ये राजा पहले यो इनका दोहरा एक स्वतंत्र अधिकार हुआ करता कि कितनी भी शादी कर सकें। शिवाजी के पास शिवाजी महाराज की भी कई पत्नियां थी, लेकिन उनमें पे मुख्य जो उनकी बात होगी बुरे, इनके एक खुद शिवाजी के पुत्र थे संभाजी। संभाजी एक दूसरी पत्नी थी, उनका पुत्र था राजाराम, यो भी शिवाजी का पुत्र है राजाराम। संभाजी का पुत्र था साहूजी। साहूजी और राजाराम का पुत्र था शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय राजाराम का पुत्र था। शिवाजी की मौत होगी। शिवाजी की मौत होने के बाद अब पहले इनका लोकतंत्र तो था नहीं, राजतंत्र था सिर्फ और सिर्फ पिता का बाद पुत्र ही राजा बनाया करता और पहला अधिकार हुआ करता जो बेटा बड़ा है उसका राजा बनने का हक हुआ करता। बड़ा ही है तो यही बनेंगे, ये दूसरा नंबर बताइए तो बाद में बढ़ेगा। तो संभाजी ने राजगद्दी संभाल ली और राजकरण खातर बैठ गए। अब आगे देखते हैं, संभाजी गद्दी पर बैठ गए। औरंगजेब के साथ में इनके चल्या कर दे रोले झगड़े। औरंगजेब ने पता चला इस बात का कि शिवाजी की मौत होगी भाई, और 1707 में वो भी खुद भी गुड़क गया था। लेकिन संभाजी उस टाइम लग थे मौजूद। संभाजी के साथ में एक बड़ी ही अनहोनी हो गया। इनके साथ में शायद इनकी गलती भी नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। औरंगजेब का जो पुत्र है, औरंगजेब का पुत्र अकबर द्वितीय है, वो बगावत खड़ी कर देगा आपका पिता खातिर। और औरंगजेब इस चीज इसकी इस बगावत तो बहुत ज्यादा दुखी होगा और उसने ढूंढना शुरू कर देगा। अकबर द्वितीय आके न शरण मांग लेगा, नीचे जाके न जैसे ऊपर तो आया था वो तो अगर आता है नॉर्थ इंडिया था, नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया में जाऊंगा और संभाजी तो शरण मांग लेगा। और संभाजी भी फिर उसके जज्बाता मां के पिघल गए और उन्होंने उसकी और अकबर द्वितीय अलग शरण दे दी कि कोई बात ना भाई तू रह ले बालक से। उनको शरण दे दी और वो रहने लग गया। साहू जी के लिए दोस्ते हुए दोनों अपना घोड़ा पे हाथ दे खेल दे मजे कर दे। इस बात का पता चल गया औरंगजेब ने कि मेरा दुश्मन, यानी कि था तो उसका पुत्र लेकिन उसकी नजर में वो दुश्मन ही था, क्योंकि उसके खिलाफ उसने विद्रोह कर रखा था कि यार इन मराठा ने सियासत खान मार दिया, मेरा मामा जसवंत सिंह था जो उसके लिए गद्दारी करके ने वो दबा दिया, मेरे 35 किले इन्हें छीन लिए थे, इनका साथ मेरे इतने झगड़े रोड़े चलन लग रहे। इसका पिताजी ने तो इतना, इसका पिताजी का युद्ध का चक्कर में इतना पैसा मैंने पानी की तरह बहा दिया है, फिर भी मेरा दुश्मन यानी कि अकबर द्वितीय खुद का पुत्र खातर का वह है मेरा दुश्मन नहीं, ये पनाह देने लग रहे हैं। औरंगजेब इस बात तो बहुत ज्यादा चिढ़ जाएगा और
चल के ना आओगा संभाजी ते लड़न खातर, यानी कि अकबर ने पकड़न खातर, और उड़ा के ना अकबर जो द्वितीय है, अकबर द्वितीय ने गिरफ्तार कर लेगा। कौन? औरंगजेब। और औरंगजेब आपका खुद का पुत्र की आंखें में गरम लोहे का सिरिया डाल के ना आंखें फोड़ देगा अकबर की। अब आप खुद इमेजिन करके देखो, अगर वो खुद का पुत्र के साथ में यह हरकत कर सका है तो संभाजी के साथ में क्या कर दिया होगा। खुद का पुत्र का आंखें में इसने सिरिया गोप के ने मार दिया, अंधा कर दिया। यो ये बारी थी संभाजी की खाल उधेड़ दी थी इसने। औरंगजेब ने इतना खूंखार शासक था, वो खाल उतरवा दी थी, इतनी तड़प तड़प के मौत दी थी संभाजी को, क्योंकि ये राजा थे ऐश कराया करते इसमें नो डाउट, लेकिन इनका जीवन बहुत कष्ट में भी था, क्योंकि राजा जब तक सुरक्षित था, जब तक वो युद्धों को जीतता था, अगर दूसरा तय वो पराजित हो जाया करता तो उसके साथ में बहुत बदतमीजी तय भी सलूक करा जाया करता, जिस तरह तो औरंगजेब ने संभाजी के साथ में कराया है। कुछ के बीच में संधि होकर भी समाधान हो जाया करता, कोई दयालु था भाई छोड़ भी दिया करता, कोई ना जा जी ले तेरी जिंदगी तक। लेकिन कुछ औरंगजेब के कट्टर भी आए हैं जिन्होंने दुश्मन को सिर्फ दुश्मन की नजरों से ही देखा है, और संभाजी के साथ में वही काम कराया। औरंगजेब ने बहुत ही दर्दनाक मौत संभाजी को दी। औरंगजेब ने पता था इस बात का कि संभाजी मर गया, उसके बाद उसका पुत्र है साहू जी, और यो आगे गद्दी संभालेगा, फिर ये मेरे तीनों परेशान करेंगे। इसका समाधान ढूंढने खातर साहू जी ने अपने साथ ले गया और जाके न कैद कर दिया। औरंगजेब खुश हो गया, जाके न बेड पर आराम तो लेट गया, भाई कोई दिक्कत नहीं है, मराठा का कर दिया बिला मैंने अंत, क्योंकि शिवाजी की नेचुरल डेथ हो गई, वो मर गया। संभाजी ने मैं खुद मारा, साहू ने मैं गिल्ला ठा लिया, कैद कर दिया, अब कोई दिक्कत को ना बेचिंता ही वापे। लेकिन 1707 में औरंगजेब की भी मृत्यु होगी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होगी थी। इसमें नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में वापिस नॉर्थ यू जाने कौन पाया, क्योंकि इनके युद्ध यादा का चक्कर में उरे गुड़ मिल गया। यो गुड़ मिल गया मतलब आखिरी सांस आ गई थी। 87-88 साल का होकर मरिया है, बहुत बुढ़ा होकर तड़प के मरिया है। उरे दफना दिया, फिर तो गया है कौन आगे नॉर्थ में, उरे लगे इसका सीमित। लेकिन इसने जो साउथ था वो गिरफ्तार करवा दिया, वो ठिकाना ला दिया था। औरंगजेब का बाद अच्छा उड़ तक हो गया अपना, संभाजी जा लिया, साहू जेल में है, शिवाजी की मौत हो गई। अब संभाजी का जाने के बाद सिंहासन हो गया खाली। लेकिन इनके दूसरे बच्चे थे भाई, शिवाजी की दूसरी पत्नी का बच्चा था राजा राम। राजा राम आके गद्दी पर बैठेगा। राजा राम कुछ ही समय तक आपका शासन संभाल पाएगा, और राजा राम की भी फिर प्राकृतिक डेथ हो जाएगी। राजा राम की प्राकृतिक डेथ होगी। इसका बाद जो अगला इनका वारिस होगा मराठा का, वो होगा शिवाजी द्वितीय, और शिवाजी द्वितीय फिर अपना काम काज ने संभालेंगे। शिवाजी द्वितीय ने फिर गद्दी संभाल ली और अपना कारोबार को आगे बढ़ाना शुरू कर गए। लेकिन शिवाजी द्वितीय थे जो एक बालक था, उस समय पर बहुत छोटी उम्र थी इनकी, इनका इतना सक्षम नहीं था कि आपका राजपाट ने संभाल सका। इसलिए इनकी जो माता थी ताराबाई, माता ताराबाई, इसका शिवाजी द्वितीय जो ताराबाई कंडर मराय के सिंहासन संभालेंगे, बड़े फैसले यही लिया करती, क्योंकि सिर्फ बच्चा था, ये सिर्फ नाम का ही। जिस तरह अगर आप अकबर की बात करा, अकबर फर्स्ट था, जो अकबर किसका बैरम खा कंडर मराय के नहीं पड़ा बढ़िया था, राज कराया करता, संभाला करता, उसी तरह ताराबाई कंडर मराय के शिवाजी द्वितीय अपना राजपाट संभालेंगे। औरंगजेब चला गया। औरंगजेब का जाने के बाद इनका भी जो साम्राज्य था बिल्कुल पतन की ओर था, क्योंकि मुगला में औरंगजेब के बाद कोई भी इतना बहादुर योद्धा नहीं हुआ कि इनका वंश ने संभाल सके और इनका जो राजपाट उसने आगे बढ़ा सका, क्योंकि इसके बाद इनका भी पतन होना शुरू हो गया था। औरंगजेब की डेथ अपन पढ़ ली। औरंगजेब 1707 में निपट गया। इसके बाद बहादुर शाह, बहादुर शाह दोबारा लिखते हैं भाई, अच्छा नहीं लिखा गया यो। बहादुर शाह प्रथम है। बहादुर शाह गद्दी पर बैठ गया 1607 से 1612, जो भी इसका टाइम पीरियड था उसका अकॉर्डिंग ये गद्दी पर बैठ गया।
जो इतना सुन्ना आदमी था, इसका राजपाट की तरफ कोई ध्यान नहीं था। जो विरासत में इनती मिली थी नहीं, जिस तरह तो औरंगजेब ने भी खैर विरासतें मिली थी, लेकिन इस बंदे ने आपकी प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा बढ़ाई है जिस तरह से अकबर ने बढ़ाई थी। बहुत ज्यादा इसने युद्ध करे हैं, लड़ाई झगड़े कर, सारा जीवन इसका संघर्षों में रहा है। उसी तरह से अगर बहादुर शाह ने देखा तो बहादुर शाह ने भी प्रॉपर्टी बनी बनाई मिली थी इतनी बड़ी, लेकिन इसका कोई भी ध्यान इस तरफ नहीं था। इसकी तरफ इसने आपके गुप्तचर का माध्यम से इस बात का पता चला कि मराठा जो कदे भी अपना हैवी हुआ कर दे, अपनी बराबर की टक्कर ले लिया कर दे, इतना पैसा अपन उनका चक्कर में बहाया है, उनका ऊपर राज करने वाला कोई भी महान योद्धा नहीं रहा। उनका सिर्फ राजा शासन काल है जो एक महिला के अंडर में होकर चलने लग रहा है, क्योंकि शिवाजी द्वितीय है वो बालक है, उसकी माता है, उसका अंडर में रहकर ताराबाई के अंडर में रहकर उसका शासन चलाने लग रहा है। तो ये सोचा ले ठीक है, उनकी समस्या और बढ़ा देते हैं। इसने गिरा साहू जी को आजाद कर दिया, या इसकी बड़ी बेवकूफी है। साहू जी को इसने कर दिया आजाद कि जा तू जा भाई। इन आजादी क्या सोच के कराया था कि वो साहू जाओगा, शिवाजी द्वितीय के लिए लड़ेगा, इनका बीच में युद्ध माचेंगे, आप फूट फूट के मर जाएंगे। चलाक किया खेला था। लेकिन साहू जी गया, जाके ना बोले ताराबाई तो चाची राम राम नमस्ते जय हिंद, जो भी ना बात करी, और उसके बाद कहा कि भाई शिवाजी तू अपने साइड में जाको, छोटा मोटा उसलक पद दे दिया, और जाके ना खुद छत्रपति साहू जी का नाम तो पुकारे जाने लगे, और गद्दी पर जाके ना बैठ गया। सवेरे रोड़ा था, शाम ने इनका रोड़ा बुझ भी गया। बहादुर शाह ने इस बात का बड़ा धोखा लगा, यार ये तो कुछ बनी ही नहीं बात। जिस जो चीज सोच के मैंने साहू को आजाद कराया था कि वो जाओगा उत्तराधिकारी मरोड़े मात संगे आक्रमण होंगे और इनका साम्राज्य टुकड़ा में टूट जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ये तो उल्टी चीज भारी पड़ेगी। और साहू जी जाके बैठ गया भाई गद्दी पे। छत्रपति साहू जी हो गई, सिंहासन पर बैठ गया। और शिवाजी द्वितीय था, जो शिवाजी द्वितीय कोई और छोटा मोटा पद दे दिया, वो उस पर अपना राजपाट कर लग गया। आपसे इनके अंदर कोई भी मुठभेड़ नहीं हुई। फिर छत्रपति शिवाजी ने छत्रपति साहू जी ने दिमाग लगाया कि मेरे पास कोई एक पेशवा की जरूरत है, मुझे अपनी सेनापति एक सेनापति होना चाहिए जो मेरी सेना ने चला सके और मैं अपना राजपाट ने दोबारा तक कायम कर सकूं। इन्होंने एक आपका पेशवा बनाया बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ इनके पहला पेशवा हुए, और उन्होंने इतनी श्रद्धा और लगन से मेहनत छत्रपति साहू जी का साथ दिया कि इनके काम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई और राजपाट ने ये आगे बढ़ाने में कायम हुए। इन्होंने एक सबसे महन और अहम काम यो करा कि इन्होंने जाके ने मुगला से संधि करने की कोशिश करी, क्योंकि इनकी पता था कि भाई मुगला तो हमारे पुश्तैनी रोड़े चल जाने लग रहे हैं, आगे न वे कदे फिर कोई बाधा उत्पन्न कर दे, उससे पहले कोई ना कोई समझौता हो जाना चाहिए। बालाजी विश्वनाथ का वो आइडिया था। तो इन्हें क्या करा, इन्हें भी पता चला इस बात का कि भाई मुगलों के अंदर तो उत्तराधिकारी पहले बहुत ज्यादा रोड़े होने लग रहे हैं, और 11 साल के अंदर उनके 6 या 7 शासन कर गए, 7 महाराजा हो गए जा लिए, कोई मर जे था, कोई किसी ने मार दे था, कोई काबिल कौन था, किसी ने गद्दी तक तार दे थे। देखा इनकी कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ नाम के मुगल रह गए हैं, क्योंकि औरंगजेब का मरने के बाद इनके अंदर एक भी ऐसा महान योद्धा नहीं है जो कि इतनी बड़ी सल्तनत ने आगे संभाल सके। तो बालाजी गए और इन्होंने देखा कि गद्दी पे बैठे फर्रुखसियर, और फर्रुखसियर तक जाके बातचीत करी कि भाई देख इब हमने पता है तो हम भी कमजोर हो गए, तारे भी आपसी झगड़े चलाने लग रहे हैं, राजपाट चलाना तो दूर की, देश तो चलाना दूर की बात है, तार पे भी तारा खुद की राजधानी चलानी औखी हो रही है, और नीचे साउथ में हम बैठे हैं, हमने भी 2 रोटी सूखी खा लेना दे और तू भी खा ले, कोई झगड़ा ना करे, अपना बीच में कोई समझौता कर, और जो नीचे साउथ का एरिया है वो हमने दे दे, हम स्वतंत्र रह के राज कर लेंगे, मान्यता दे दे। और बालाजी विश्वनाथ के इस प्रयासों से फर्रुखसियर ने 1717 में या 1717 में मान्यता दे दी कि भाई जाओ ऐश करो, मान्यता दे, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा फ्रेंच भाषा में अगर देखा तो किसी बड़े कोई बड़ा अधिकार देना, यानी कि साउथ इंडिया तो सारा ही दे दिया, फिर मराठा तक तो बहुत बड़ा ही था अधिकार था, वो मैग्ना कार्टा कहा गया। इसको 1717 में किसको दे दिया, मराठा को दे दिया, फर्रुखसियर ने। पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ जी, लेकिन 1717 में तो दिया ही था, और 1720 में बालाजी विश्वनाथ की फिर होगी भाई मौत। इस तरह
बालाजी विश्वनाथ की मौत होने के बाद में साहू जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि यार एक के बंदा तो काबिल मृत्यु मिला था, इतने साल तो मैंने मेरा जीवन जेल में बिता दिया, औरंगजेब की कैद में था यो। उसका बाद मैंने एक व्यक्ति सा मिला जो मेरा शासन संभाल सका था, ठीक मेरा राजपाट चलाने लगा था, लेकिन फिर भगवान ने यह शायद चीज़ मंजूर नहीं थी। लेकिन बालाजी विश्वनाथ का मरने के बाद उनका पुत्र अगला पेशवा बना बाजीराव। बाजीराव पेशवा बना। इन्होंने इतनी मेहनत और इसमें यो तो पिताजी तो बड़ा चालाक निकला, इतनी चतुराई थी इस व्यक्ति में। इन्होंने क्या कराया, सबसे पहला साहू जी को कहा कि सर आप सबसे पहले जो अपने नजदीक के लोग हैं ना, उनकी या तो जो दुश्मन है उनके दोस्त बना ले, उनको ऊपर अपना झंडा लहरा जावा ताकि ये कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करे। और इन सबसे पहले अहमदनगर पे ही अपना जाके ने परचम लहरा दिया। अहमदनगर को कर लिया इन्होंने अपने कब्जे में, अहमदनगर को कब्जे में कर लिया। साहू इस बड़ा खुश हुआ, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा कराया तने बाजीराव। इब अपना नौकर जितने भी छोटे मोटे और राज्य नहीं उनके भी अंडर में कर ले, उनके ऊपर भी आप राज कराएंगे। और इस तो धीरे 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 ये सारी जितनी टहने हैं नहीं, ये सारी अपने अंडर में आ जाएंगी। बाजीराव ने कहा बोले सर कमाल करते हो, आप पूरे पेड़ को गिरा दो, शाखाएं तो अपने आप टूट पड़ेंगी। मतलब ये है कि आप सीधा अटैक कर देंगे मुगलों के ऊपर, मुगलों पर आप अटैक कराएंगे। और जितने भी मुगला अंडर में ये आने लग रहे नहीं, ये सारे के सारे अपना अंडर में आ जाओगे। बस इस बात साहू जी बहुत ज्यादा खुश हुआ, बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ कि भाई वाह तने कमाल कर दिया, तेरे वर्गा पेशवा अगर मिल जाओ तो पूरा भारत पर अपना परचम लहरा सका है। पताका हुआ करता इनका, जो 3 कोना का झंडा हुआ करे नहीं, वो पताका था कि पूरा भारत में अपना पताका फैलेगा। और बाजीराव ने कहा कि सर आप टेंशन ना लो, आप अटक तक अपना पताका ना लेके जावा थी। इन्होंने यह प्लानिंग कर ली भाई कि अटक तक अपना पताका लेके जाएंगे। इसका मतलब क्या है, कटक से अटक, और अटक यानी कि अफगानिस्तान में बैठा अहमद शाह अब्दाली, जिसका इन्होंने अंदाजा भी नहीं है कि वो बंदा क्या कर सका है। अगर उर के निचला हिस्से की बात करा तो उर तक सब मराठा का ही दौर था, मराठा आ गए थे। ऊपर नॉर्थ के अंदर थे सिर्फ और सिर्फ मुगल, और चुटपुट जो थे वो इनके अंडर में थे, कोई इसके अंडर में था कोई इसके अंडर। मैन जो रोले रब जो बढ़िया मैन रियासतें थी भारत के अंदर, सिर्फ ये 2 ही थी, इनको ऊपर चलना रहता सब कुछ पूरा भारत का। अंग्रेज भी थे, उनका भी दिमाग में अपना रहना चाहिए चित्र, क्योंकि वो फिर नीचे नीचे काम कर लग रहे थे, उन्होंने ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करा, बस वो मुक्क की तलाश में थे कि मुगल भी हराने पड़ेंगे, मराठा भी हराने पड़ेंगे। फिर वे बाट देखते रहे तो यहाँ पे कट मरने लग रहे हैं, इनमें तो एक दूसरे ने मार देगा, एक बचेगा, उसके लिए फिर आप निपटांग की करना है। बाकी इनके अंडर में रह के अंग्रेज आपका व्यापार करने लग रहे सरलता पर, उनकी कोई ज्यादा इंटरेस्ट को लिया इस चीज में, इंटरफेयर तो खैर करा था, लेकिन औरंगजेब तो बहुत ज्यादा डरा कर दिया, इस कारण भी कौन करा, इनकी प्लानिंग कर ली। ठीक है भाई। और बाजीराव ने कह दिया कि ठीक है जी, पहले तो मैं करूंगा उसके ऊपर मुगला के ऊपर हमला, और अपने 500 घुड़सवारों के साथ में चल पड़ा मुगला के ऊपर हमला करने खातिर। उस समय मुगला का एक बादशाह बैठा था जो कि जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी पर बैठा था, और मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर जाकर इसने अटैक कर दिया 1737 में। 1737 में अटैक कर दिया, और मोहम्मद शाह रंगीला के हाथ पर फूल गए। मोहम्मद शाह रंगीला इतना डरपोक शासक था और इतना मंदबुद्धि था, यो इसने युद्ध करने के अंदर इतना बिरद्दी पर भी इसने इंटरेस्ट तो खैर क्यों होता है, इसने नॉलेज कौन थी उस चीज की, सिर्फ पढ़ी पढ़ाई प्रॉपर्टी मिलेगी, बैठा खाना लग रहा था, सिर्फ अपने देखी जाता नाच नृत्य और कुछ भी करता, शराब पिया करता, मस्त रहा करता, मगन। और बाजीराव ने हमला कर दिया, इसके घुटने टुकवा दिए, और उड़ते 5 लाख रुपए की धनराशि लेकिन आया। कौन? बाजीराव 5 लाख रुपए उड़ते लेकिन आएगा, और इसको आश्वासन दे दिया कोई दिक्कत को ना, तू पैसे दे और हम संभालेंगे, और तू राजवेश से करता रहा, बाहर तक कोई आक्रमण करेगा तो हम तेरे साथ में डाल बन के खड़े रहेंगे। इस तरह कुछ बातें करी और आ गया दोबारा। तर साहू जी इस तरह बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, गले लगाया, खोया पर बिठाया कि वाह भाई वाह, जिस तरह दादे परदादे ही अपनी लड़ाई झगड़े जिस तरह चलिया कर दिया, आज तो उन्हीं ने लूट के आ गया, गर्व है तेरे पर नू है, बहुत कुछ होया, लेकिन भगवान ने शायद कुछ और मंजूर था।
इस बीच में कुछ ही साल गुजरे थे कि बाजीराव की भी डेथ हो गई, बाजीराव की मौत हो गई। इस तरह साहू जी और भी ज्यादा परेशान हो गए कि भगवान यू मेरे साथ तो क्या करना लग रहा है, कदे सुख की घड़ी आवे है उसे का तुरंत बाद तो दुख भेज देवे है, त्यारे रखा है। लेकिन भगवान ने भी शायद कुछ और मंजूर था साहू जी के साथ में, कुछ और होने वाला था। साहू जी का दौरा फिर तीसरा पेशवा भेज दिया साहू जी। तीसरा पेशवा कौन आया, जो उन दोनों के नाम तो मिला है बालाजी बाजीराव। पहले था अपना बालाजी विश्वनाथ, बालाजी, हाँ गलती होगी दोबारा लिखा इसने, बालाजी विश्वनाथ अपना पहला पेशवा था। दूसरा पेशवा अपना तो कौन था, बाजीराव था। और तीसरा पेशवा इन दोनों के नाम मत बने लग रहा है बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव था जो यो फिर पेशवा बन गया तीसरा। और यो भी इतना योग्य पेशवा था कि साहू ने इस पर बहुत ज्यादा गर्व होया, और इसने तो आंधे शायद साहू जी का ही पत्ता साफ कर दिया। और आके ने साहू जी तो बोला कि बागा तो कोई छत्रपति नहीं बनेगा, हम संभालेंगे, पेशवा ही आगे लीड करेगा पूरी मराठा सल्तनत ने। और मराठा अब छत्रपति जो बनने थे बन लिए पहले, आप अपनी जिंदगी में एंजॉय करो, आपने कोई परेशानी नहीं है, हम आपकी कुछ नहीं कंधे हैं, जितना आपका टाइम बच रहा जियो, लेकिन आपका बाद कोई भी छत्रपति नहीं बनेगा, पेशवा ही आगे भारत में संभालेंगे, इसने यह बात कह दी, पेशवा ही आगे कारोबार संभालेंगे। और इसने एक चीज जो सुनी थी, कटक तक अटक तक जाने की प्लानिंग, इस भाई ने वो काम कर दिया, कटक तक अटक तक जाने की तैयारी कर दी कि हाँ ये तो भारत जो अपना पता का है, कटक तक अटक तक जाओगा। लेकिन एक अपन एक इसका स्पेशल वीडियो भी बनाई है, जब बाजीराव था उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला पर 1737 में जब युद्ध कर दिया था और उड़ता लेके आया था 5 लाख रुपए, उसी के ठीक 2 साल के बाद में 1739 में नादिर शाह भी आया था। और नादिर शाह ने दिल्ली के अंदर इतना कत्लेआम मचाया था कि मुगलिया सल्तनत में जितना भी उनकी पैसा धन दौलत 250-300 साल में जितना भी कमा था नहीं, वो सारे की सारी 2 महीने के अंदर नादिर शाह रिपोर्ट के चला गया था। नादिर शाह के ऊपर अपन एक पूरी डिटेल तक वीडियो बना रखी है, वो आप देखियो, उस पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी नादिर शाह क्यों आया था और नादिर शाह ने दिल्ली में के कर्म कांड करे थे। और बाद में जाता जाता मोहम्मद शाह रंगीला ने गद्दी पर बिठा के गया था, तो क्यों बिठा के गया था। नादिर शाह की फौज में एक और खतरनाक योद्धा था जो कुशे पद के ऊपर निर्वाचित था, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, जो कि जब नादिर शाह तो ईरान चला गया वापिस, अहमद शाह अब्दाली को अफगान का शासक बना के चला गया था, और जो भी इसका हिस्सा इसका देना था दे गया, और नादिर शाह वापिस। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान था, अफगान पर राज कर लग रहा था। और तो कौन चलिया, बालाजी पेशवा, बालाजी बाजीराव चलिया किसके लड़न खातर, भाई अटक तक जावांगे। और जाके न इस भाई ने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, इस तय पंगा ले लिया अहमद शाह अब्दाली तय, जो कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के रूप में जानी जावे है। पानीपत का तृतीय युद्ध होगा, ये बहुत खतरनाक। (1761) और इस युद्ध में एक तो मराठा ही कह जाए, पेशवा कह ले वहां पे, पेशवा और अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली इनका बीच में रोड़ा होगा, और इसमें पेशवा की इतनी बुरी तरीके हार होगी कि
पूरे भारत की जनता या अंग्रेज इस बात ने एक्सेप्ट कर लेंगे कि पता नहीं भाई भारत के ऊपर या दिल्ली के ऊपर मुगल राज करेंगे कि कौन नहीं करें, लेकिन इस बात के श्योर हाँ कि भारत पर इब मराठा या पेशवा राज नहीं करेंगे, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने इतनी बुरी तरह से इनको रहा था। जब ये पानीपत हार के ना वापिस आना लग रहे थे, इनका जो राशन मंडली था वो भी खत्म हो गया था। कहीं कहीं गाँव में इन्होंने आपका राशन बटोर के ना काम चलाना पड़ गया था, काम चलाना पड़ा, जब जाके ने वापिस आपका घर में इलाका में पहुंचे थे। यानी कि इतनी दूर पानीपत हरियाणा में लड़न खतरा आए थे और वापिस इन्हें महाराष्ट्र जाने में बहुत समय लग गया था और रास्ता में इनका खाना पीना भी खत्म हो गया था, चोटें लग गई थी, बुरी तरह से ये हार गए थे। इनका पास कोई भी एक ऑप्शन नहीं था कि जिस तरह आपका सर्वाइव कर पाए, जान बचा के मुश्किल तक वापिस आए। और इसकी इन हार का फायदा था जो अंग्रेजा ने उठाया, BEIC ने फायदा उठाया, क्योंकि वह BEIC जहांगीर के पैरा में पड़ के ना जिसने व्यापार करने की अनुमति मांगी थी, आज वह BEIC भारत के ऊपर राज करेगी। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर सिर्फ 2 रियासतें थी, मुगल और मराठा, दोनों के दोनों अंतों का दोनों आपस में भिड़ी भिड़ी के मर गए। कुछ बाहर के लुटेरे ने मार दिए, मुगल तो ज्यादातर तो नादिर शाह ने नपेट दिए थे। था तो कुछ भी कौन था, क्योंकि 1717 में देखा अपना फर्रुखसियार तभी तो मान्यता लेके आ गया था, वो जब भी दे दी थी मान्यता तो बालाजी विश्वनाथ को। लेकिन अब श्री भूट कारण भी ये गिर गए नीचे। इब अंग्रेज सबसे पहले तो अहमद शाह अब्दाली का थैंक यू करेंगे, थैंक यू ब्रो, तूने बहुत अच्छा काम कराया, क्योंकि मुगल तो खत्म हो गए थे नादिर शाह के बाद। इमाम ने डर था मराठा तो लड़ना पड़ेगा, मराठा का भी इतना नमेड़ा कर दिया, तेरा तो शुक्रगुजार है कौन यार, हमें कद तेरा शुक्रगुजार कराएंगे, समझ में नहीं आती। तो अहमद शाह अब्दाली आपका रास्ता अफगान चला गया, मुगल थे खत्म हो गए, पेशवा थे मराठा थे ये बिल्कुल खत्म हो गए। अब अंग्रेज पूरा भारत ने अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने का नजरियत आए थे। अब वे अंग्रेज दिल्ली का किला पर भी कब्जा करेंगे, भारत पे भी कब्जा करेंगे, मराठा ने भी अपने अधीन कर लेंगे। जितने इनके किले इन्होंने आपसी में लड़ झगड़ के छीन रखे थे, अब इनके सब अंग्रेज अपना अधीन कर लेंगे और किस तरह से भारत ने गुलामी की जंजीरा में जकड़ लेंगे, यह बात पढ़ाएंगे। तो ये था मराठा साम्राज्य के ऊपर आज अपनी पूरी क्लास, पूरा टॉपिक। तो मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ और जानेंगे कि अंग्रेजा ने किस तरह से भारत को अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा। थैंक यू, जय हिंद।